Hello students, I am Surbhi Jain, Assistant Professor, Civil Engineering Department, SISTEC Gandhinagar, Bhopal. Today in this lecture we are going to study Construction Material and Technology. Subject code is CE302. This is lecture number 4. We had studied stone and topic covered in stone is marked by red color, and we had started in lecture number 3 brick, and in brick we had completed characteristic, constituents, classification and uses of brick. Now in today's lecture we are going to study manufacturing process of brick and test of brick. Now, first is manufacturing of brick या manufacture of bricks. मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक का मतलब क्या होता है? हम ब्रिक को बना रहे हैं, ब्रिक को बना रहे हैं. अब हमें पता है ब्रिक क्या होता है. मैन मेड मटेरियल होता है. मैन जो होता है, ह्यूमन बीइंग होती हैं, वो इसको कंस्ट्रक्ट करती हैं, बनाती हैं मीन्स ब्रिक को. बट स्टोन जो होता है वो नेचुरल ऑकरिंग होता है. बट ब्रिक जो होता है ये आर्टिफिशियल स्टोन होता है. इसको ह्यूमन बीइंग इसको बनाते हैं ब्रिक को, और इसके सेवरल यूजेस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे. तो अब मैन्युफैक्चर ब्रिक करने के लिए, ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको कुछ 4 बातें याद रखनी पड़ेंगी. पहली बात है कि इट शुड बी लिंक्ड अप विद द कम्युनिकेटिंग रोड्स सो दैट द मटेरियल कैन बी कन्वेड ईजली. जहाँ पे भी अपन ब्रिक बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे भी जिस भी साइट पे हम ब्रिक बनाएंगे, वो साइट कम्युनिकेटिंग होनी चाहिए. क्यों? वो जो साइट है वो लिंक्ड होनी चाहिए कोई रोड से लिंक्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसे वैसे जगह पे हमने ब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया है जो कि उसकी कनेक्टिविटी ही नहीं है. तो हमको जो ट्रांसपोर्टेशन करना होगा ब्रिक को, या फिर कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर लेबर को ही लेकर आना पड़ेगा. तो इस कंडीशन में वो जो कॉस्ट रहेगा, ओवरऑल कॉस्ट ब्रिक का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए हमको ऐसी साइट चुननी है ब्रिक बनाने के लिए कि जहाँ पे वो साइट लिंक्ड होनी चाहिए कम्युनिकेटिंग रोड से. नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी सिचुएटेड ऑन ए प्लेन ग्राउंड. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. जो हमारी साइट है वो प्लेन ग्राउंड पे सिचुएटेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एलिवेटेड एरिया है या फिर माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर हमारी साइट है. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. हमारा जो साइट है वो सिचुएटेड होना चाहिए प्लेन ग्राउंड पे. इट शुड बी सो सिलेक्टेड दैट द अर्थ फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी ब्रिक इज रीडली एंड ईजिली अवेलेबल. मतलब अब हम को इस तरीके से वो उस अर्थ को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हम ब्रिक बनाने जा रहे हैं कि अगर हम वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे ब्रिक को तो हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक मिलनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इट शुड ऑफर ऑल द फैसिलिटीज़ टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. आप जो भी ब्रिक बनवा रहे हैं जिस लेबर से, तो उस लेबर को आपको पूरी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी. जैसे कि उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग की, फिर हॉस्पिटल वहाँ पे होने चाहिए, टेम्पल्स वहाँ पे होने चाहिए. तो मतलब उनको पूरा कंडीशन वहाँ पर, पूरी इन्वायरमेंट मिल जाए कि वो वहाँ पर सस्टेन कर सकें. तो ये अपन को मैन्युफैक्चर स्टार्ट करने से पहले ये 4 पॉइंट अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा. अब हम कुछ स्टेप्स देख रहे हैं कि उन स्टेप्स में हम ब्रिक को क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे. तो इसमें कुछ स्टेप्स मैंने लिखी हैं, 7 स्टेप्स हैं. इन 7 स्टेप्स में हम ब्रिक को क्या करते हैं? ब्रिक को मैन्युफैक्चर करते हैं. तो पहला है सिलेक्शन ऑफ साइट, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ ब्रिक अर्थ, थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, फोर्थ मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, fifth drying of molded bricks, sixth burning of bricks, and seventh removal and transportation of bricks.
ये कुछ मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि किस वे में हमने ये इन पार्ट्स में डिवाइड किया है मैन्युफैक्चरिंग में। पहले आप क्या करते हैं, क्ले को एक्सकेवेट करते हैं वहाँ से, ठीक है। फिर वहाँ पे जो आपने क्ले एक्सकेवेट किया है तो वो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन क्या करेंगे, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे रोलर की मदद से। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट फिर आपका है यहाँ पे हम अब जो भी हमने ब्रिक का जो क्ले है उसको प्रिपेयर कर लिया है, तो उसको अपन मोल्ड में फिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ब्रिक बन के निकल जाएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे सन शेड के अंडर में। फिर उसके बाद हम वहाँ बर्निंग करेंगे उन ब्रिक्स का। फिर उसके बाद हम पैक करके और डिलीवरी कर देंगे ब्रिक की। तो ये कुछ फर्दर कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंडर में हम ब्रिक को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं पहले, सिलेक्शन ऑफ साइट। तो सिलेक्शन ऑफ साइट मतलब क्या होता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स द साइट शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन सच एज, फर्स्ट ग्राउंड शुड बी प्लेन, जो हमने पहले ही पढ़ा था। कम्युनिकेटिंग रोड से वो कनेक्ट होना चाहिए जो भी हमारी साइट है, ठीक है। हमें गुड क्वालिटी का ब्रिक चाहिए है तो हमें गुड क्वालिटी का ब्रिक अर्थ भी चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद द साइट शुड ऑफर ऑल फैसिलिटीज़ टू द वर्कर। हाँ, सही सीधी सी बात है कि जो भी वर्कर वहाँ पे आपका ब्रिक बनाने आ रहे हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको पहले बता दी थी। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ साइट। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ब्रिक अर्थ। ए गुड ब्रिक अर्थ कंटेन्स 50% to 60% ऑफ सिलिका, 20% to 30% ऑफ एल्यूमिना एंड द remaining constituents being lime, magnesia, sodium, potassium, manganese and oxides of iron. The chief constituents of brick is alumina and silica, that is a mixture of clay and sand. The brick earth should not contain any type of vegetable matters as well as coarse sand, gravel, lime and कंकर। तो सीधी सी बात है, अगर आपको जो ब्रिक अर्थ को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो जो आपका उसमें कंपोजिशन पाई जानी चाहिए मिट्टी में 50 से 60% उसमें होना चाहिए एल्यूमिना। फिर उसके बाद होना चाहिए 50 से 60% में होना चाहिए सिलिका। फिर एल्यूमिना होना चाहिए 20 से 30%। फिर रिमेनिंग लाइम, मैंगनीज, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। तो लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्रिक में होता है वो होता है एल्यूमिना एंड सिलिका। नाउ उसमें जो ब्रिक में जो हमने क्ले प्रिपेयर करी है उसमें बिल्कुल भी सैंड, ग्रेवल वगैरह, लाइम, कंकर वगैरह एंड उसके बाद वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, पॉलीथिन्स, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं वो सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। उन सब से स्ट्रेंथ कम होती है हमारे ब्रिक की, जो ब्रिक बन के निकलेगी। तो नेक्स्ट अब क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ जो हमने जो मिट्टी को, जिस मिट्टी से हम ब्रिक बनाने जाएंगे तो उसको हमको प्रिपेयर करना है। तो पहला क्या है, अनसॉइलिंग। फर्स्ट इज अनसॉइलिंग, फिर डिगिंग, फिर क्लीनिंग, फिर वेदरिंग, फिर ब्लेंडिंग एंड फिर लास्ट इज टेम्परिंग। तो जो आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ है उसमें ये 6 हमारी इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जिनको आपको वहाँ पे पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट अब अपन इनको पढ़ लेते हैं। अनसॉइलिंग क्या है, तो अनसॉइलिंग क्या होती है कि जो सॉइल की टॉप लेयर होती है 200 mm की, 200 mm डेप्थ की, उसको हम ब्रिक नहीं बनाते क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। रूट्स होती हैं प्लांट्स की। फिर उसके बाद वहाँ पे पील्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, पत्थर वगैरह जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो सब पाए जाते हैं। तो इसलिए हम जो अर्थ की टॉप सरफेस होती है 200 mm तक के डेप्थ की, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको वहाँ से हटाते हैं और उसके बाद फिर हम उसके नीचे डिग करते हुए मिट्टी को, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी को लेकर आते हैं और उससे अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब ब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया अनसॉइलिंग। अब है नेक्स्ट डिगिंग।
डिगिंग में क्या होता है, अब जैसे ही मैंने अनसॉइलिंग में जो टॉप जो 200 mm डेप्थ तक की जो सॉइल है उसको हमने रिमूव करके हटा दिया, उससे हम ब्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो उसी के नीचे जो मिट्टी अभी थी वहीं पर अपन फिर से डिगिंग करेंगे, ठीक है। और वहाँ से हम क्ले को उठाकर वहाँ से और एक प्लेन सरफेस पे, क्लीन एंड प्लेन सरफेस पे 600 mm से लेकर 1200 mm तक का ढेर बनाते हुए जमाते जाएंगे उस सॉइल को जो कि मैंने वहाँ से निकाली है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये जो ढेर मतलब क्या होता है, हीप होता है, यहाँ पे इंग्लिश में हीप बोलते हैं। तो डिगिंग में अपन को बस यही करना है कि अगर वहाँ पे डिगिंग में जो आपने 200 mm की जो आपने टॉप लेयर को वहाँ से रिमूव किया है उसके नीचे ही आपको फर्दर और डग आउट करके वहाँ से मिट्टी को, क्ले को निकालना है और दूसरी क्लीन और प्लेन सरफेस के ऊपर ले जाके वहाँ पर हीप बना के जमाते जाना है। और जो हीप का जो हाइट रहेगा वो 600 से 1200 mm तक होगा। नेक्स्ट फिर हम इसमें स्टेप करेंगे क्लीनिंग। अब डिगिंग हमने कर दिया है, मींस जो 200 mm के नीचे जो क्ले थी वहाँ हमने डिगिंग कर दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बॉटम में 200 mm के बाद वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, स्टोन्स वगैरह, ग्रिड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद भी डिगिंग करने के बाद जो हमने हीप बनाए हैं 600 से 1200 mm तक के, उनमें हम अब क्लीनिंग करेंगे। फिर से हम क्लीन करेंगे वहाँ पे अगर कोई पत्थर वगैरह बड़े बड़े पत्थर आ गए हों, या फिर वहाँ पे क्लीन करते हुए कोई रूट्स वगैरह आ रही हों, वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह होते हैं वो आ रहे हों, तो वो सब हमको हटा के क्या करना है, हटाता है इस स्टेप में, क्लीनिंग में। नेक्स्ट होता है वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है कि जो हमने क्लीन करी है जो मिट्टी, सॉइल को, अब उसको हम क्या करेंगे 3 से 4 महीने के लिए ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो सॉइल है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और पार्टिकल्स भी उसके ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। तो हम उसमें अब ये वाले स्टेप में हम क्लीनिंग में, इस वेदरिंग में हम यही करते हैं, उसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं वो जो मिट्टी है, ठीक है। कुछ समय बाद 3 to 4 months बाद वो जो सॉइल है उसके ऊपर और ज़्यादा ग्रासेस वगैरह उगने लगेंगे, अर्थवॉर्म वगैरह आने लग जाएंगे। तो उसके कारण जो सॉइल की जो मिनरल्स वगैरह और हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वापस से रीजनरेशन हो जाएगा उनमें और गुड क्वालिटी की हमको ब्रिक मिलेगी। तो हम वेदरिंग एक्शन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, ब्लेंडिंग एक्शन। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपके ब्लेंडिंग में अगर कोई भी मटेरियल की कमी हो रही है, उसमें जो ब्रिक का क्ले हमने तैयार किया है उसमें अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है ना, तो वो अपन इस ब्लेंडिंग वाले स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन डाल सकते हैं। नेक्स्ट इस स्टेज पे नेक्स्ट इज टेम्परिंग। अब हमने ब्लेंडिंग में अगर यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत पानी डाला और हमने कुछ भी अदर मटेरियल्स डाले, तो उसके बाद मिलाने के बाद क्या हो जाते हैं, उसमें लम्स आ जाते हैं। तो लम्स को हमें हटाने पड़ते हैं। तो लम्स को हटाने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग 2 तरीके से होती है। टेम्परिंग तो पहले अपन बता देते, 2 तरीके से टेम्परिंग होती है। या तो टेम्परिंग आप क्या कर रहे हैं, मशीन के द्वारा कर रहे हैं या फिर हाथ से कर रहे हैं। मशीन के द्वारा अगर आप करते हैं तो आपको जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएगा और टेम्परिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप उसको टेम्परिंग किससे कर रहे हैं, पग मिल से कर रहे हैं। पग मिल क्या होती है, एक मशीन होती है, मिक्सचर होता है ना। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये पग मिल है। सेंटर में जो वर्टिकल आपको रॉड दिख रही है और उसमें जो हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रही हैं प्लेट्स वो हैं नीव्स। ये सारी क्या है, मिक्सचर का फॉर्म है और इसके अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉइल दिखाई दे रही है, ठीक है, मिट्टी दिखाई दे रही है। उसको अपन यहाँ पे घुमाते जाएंगे तो अपन को अच्छी क्वालिटी की यहाँ से मिट्टी मिल जाएगी और उसके बाद अपन ब्रिक बना सकते हैं। तो अभी हो गया टेम्परिंग। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे अब अपन मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है, द क्ले विच इज प्रिपेयर्ड एज अबव इज देन सेंट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। फॉलोइंग आर द 2 ways ऑफ मोल्डिंग। फर्स्ट इज हैंड मोल्डिंग, सेकेंड इज मशीन मोल्डिंग।
नाउ हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। हैंड मोल्डिंग अगेन 2 टाइप से डिवाइड हो जाती है कि आप उसको ग्राउंड पे कर रहे हो मोल्डिंग को या फिर आप टेबल पे कर रहे हो। मशीन मोल्डिंग भी 2 टाइप से डिवाइड हो जाती है कि प्लास्टिक है या फिर नॉर्मल डिज़ाइन। तो वो अपन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हैंड मोल्डिंग, ठीक है। In hand molding, the bricks are molded by hand, that is manually. It is adopted where manpower is cheap and is readily available for the manufacturing process of brick on a small scale. The molds are rectangular boxes which are open at top and bottom. They may be of wood or steel. A typical wooden mold is shown in figure. It should be prepared from well seasoned wood. The longer sides are kept slightly projecting to serve as handles. The strips of brass of steel and some fixed on the edge of wooden molds to be make them more durable. अब हम सबसे पहले देखेंगे हैंड मोल्डिंग क्या होती है, ठीक है। हैंड मोल्डिंग के लिए अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले अपन को मोल्डिंग में क्या होता है कि आप जो आपने क्ले प्रिपेयर की है, आप मोल्ड में उसको फिल करोगे और आपको रिक्वायर्ड शेप का ब्रिक मिल जाएगा। तो हमें पता है कि जो मोल्ड्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। और वो जो मोल्ड्स हैं वो वुड के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, ठीक है। वुड के अभी यूज़ नहीं करते क्योंकि वुड में क्योंकि ब्रिक में क्या होता है, क्ले में होता है वाटर, तो उसके कारण जो अगर हमने वुड का यूज़ करा मोल्ड तो वो स्वेल कर जाएगा, है ना। पूरा जो वाटर है ब्रिक में पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वुड है वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, तो पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए हम ज़्यादातर स्टील के मोल्ड्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये अपना क्या था है मोल्डिंग में मैंने बता दिया आपको, मोल्ड एक्सप्लेन कर दिया कौन सा मोल्ड अपन करते हैं। स्टील का मोल्ड यूज़ करते हैं जिसका जो थिकनेस होती है वो 6 mm होती है थिकनेस स्टील मोल्ड की। अब हैंड मोल्डिंग अपन कब करते हैं, ये क्वेश्चन राइज होता है, हैंड मोल्डिंग कब करते हैं और है ना और तो हैंड मशीन मोल्डिंग कब करते हैं। तो हमको अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो स्मॉल स्केल पर है तो हम हैंड मोल्डिंग करते हैं, है ना। हमको एक बार में ज़्यादा ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम हैंड मोल्डिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और हमको लार्ज अमाउंट में ब्रिक्स चाहिए है तो हम वहाँ पर मशीन मोल्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसमें आपको डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, वुडन मोल्ड भी गिवन है और स्टील मोल्ड भी गिवन है, ठीक है। स्टील मोल्ड बस याद रखना कि स्टील मोल्ड जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो 6 mm थिकनेस का अपन स्टील मोल्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो हैंड मोल्डिंग होती है वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स और टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। इस डिफरेंस बस इतना सा होता है कि ग्राउंड मोल्डेड में आपको ज़मीन पे बैठकर ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, जो भी सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। और टेबल मोल्डेड ब्रिक्स में आपको टेबल दी जाती है, उस टेबल के ऊपर आप ब्रिक्स के ऊपर मोल्ड और टेबल के ऊपर ब्रिक के मोल्ड रखे हुए रहते हैं। आप मोल्ड में क्ले फिल करते हो और उसके बाद फिर आप ब्रिक बनाते हो टेबल पे रख के। मीन्स पूरा काम आपको क्या करना है, खड़े होके करना है। तो जो एफिशिएंसी होती है काम करने की टेबल मोल्डेड ब्रिक्स में वो कम हो जाती है इन कंपैरिजन विद ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ब्रिक को कैसे बनाना है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स और टेबल मोल्डेड ब्रिक्स में सबसे पहले तो आपको जिस भी सरफेस पे आप ब्रिक बनाने जा रहे हैं वो सरफेस को आपको एकदम प्लेन करना है और क्लीन करना है, ठीक है। वहाँ पे रेत वगैरह, कंकड़ वगैरह या रूट्स वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह नहीं होने चाहिए, सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, मोल्ड्स रखे हुए रहेंगे। जो मोल्ड होता है वो दोनों तरफ से ओपन रहता है और टॉप से उस पर लिड होता है, लिड में फ्रॉक का शेप बना हुआ रहता है, ठीक है। जो फ्रॉक का डायमेंशन होता है वो आपका होता है 10 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर डेप्थ होता है, 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है और 4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है फ्रॉक की।
तो वो जो लिड होता है उसमें बना हुआ रहता है डायमेंशन, और हम उसके ऊपर प्रेस करके ब्रिक बनाने के बाद उस पर जो उसमें इम्प्रेशन होता है फ्रॉक का वो भी आ जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको मोल्ड में क्ले को फिल करना है और ऊपर से लिड को लगा देना है, तो ऊपर से जो शेप है फ्रॉक का वो भी आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स में। टेबल मोल्डेड ब्रिक्स में क्या होता है कि आपको टेबल, जैसे कि मैंने बताया, टेबल आपको प्रोवाइड की जाती है। टेबल का साइज़ उन्होंने बता दिया 2 मीटर इंटू 1 मीटर है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल का साइज़, बट उन्होंने कोई भी टेबल आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर से वही आपको क्लीन करना है और टेबल के ऊपर मोल्ड रखे हुए रहेंगे, आप उसमें क्ले को फिल करेंगे और उसको ऊपर से प्रेस करेंगे लिड से, तो आपकी ब्रिक वहाँ से बनती जाएंगी और आप उनको एक साइड रखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके टेबल मोल्डेड ब्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग कहाँ यूज़ करते हैं, जो लार्ज मैन्युफैक्चरर प्लांट होते हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट में हमको ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करनी होती हैं और ट्रांसफ़र भी करनी होती हैं, तो वहाँ पे हम मशीन मोल्डिंग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। मशीन मोल्डिंग ब्रिक्स जो होती हैं वो आपको शॉर्ट टाइम में बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करके दे देगी। और ये 2 टाइप्स की होती हैं, प्लास्टिक क्ले मशीन एंड ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जो क्ले होती है वो उसमें हल्का सा वाटर प्रेजेंट होता है। ड्राई क्ले मिक्स में एकदम उसमें वाटर बहुत कम, बिल्कुल माइन्यूट वाटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ड्राई क्ले मशीन से जो हमको ब्रिक मिल रही हैं उसको आपको डायरेक्टली आप बर्न कर सकते हो, आपको उसको डायरेक्टली आप उनको बर्न कर दो, क्योंकि उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है ड्राई क्ले मिक्स में, क्योंकि एकदम जो मिक्सचर होता है वो ड्राई होता है। तो ये आपका ड्राई क्ले मशीन में हो गया। और प्लास्टिक क्ले मशीन में वाटर प्रेजेंट रहता है, तो आपको ड्राइंग भी करना पड़ेगा और उसके बाद बर्निंग तो वैसे भी दोनों में ही कर रहे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लास्टिक क्ले मिक्स में जो आपका क्ले होता है उसमें थोड़ा सा पानी प्रेजेंट रहता है और आप मशीन में मोल्ड बना हुआ रहता है अपने आप, वो जो आपने पग मिल से जो निकला है हुआ है क्ले मटेरियल वो उसमें मशीन में चला जाएगा और मशीन में ब्लेड्स लगी हुई रहती हैं। जो भी साइज़ का आपको उस पर ब्रिक चाहिए है वो साइज़ का, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है 90 × 9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का, तो हम उसको कट कर देते हैं और ब्रिक को फॉर्म करते जाते हैं। नेक्स्ट है ड्राई क्ले मशीन में। ड्राई क्ले मशीन में क्या होता है भाई, इसमें जो आपका जो मिक्सचर होता है वो एकदम ड्राई होता है। ठीक है, तो उसको आपको प्रेस, वो जो मशीन होती है उसमें अपन ये जो मटेरियल है वो चला जाता है और उसके ऊपर से मोल्ड में चला जाता है और वो प्रेस हो जाता है। ये सारा काम मैकेनिकली होता है, हमको कुछ भी नहीं करना होता है और बस वो प्रेस होते जाता है। ब्रिक आपको मोल्ड में से निकल के कट होती जाती है और आपको वहाँ से ब्रिक मिल जाती है। तो ये आपका ड्राई क्ले मशीन होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे टॉपिक है आपका मोल्डिंग। ड्राइंग में अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे अभी अपन ने मोल्डिंग की हुई है, मोल्डिंग के बाद मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ब्रिक में, तो हम थोड़े से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, जिससे आपको जो आपका कोल वगैरह है या जो हीटिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा ना लगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, शेड में, सन शेड में छोड़ देते हैं ब्रिक्स को कुछ 3 से 10 दिन के बीच में। डिपेंड करता है कि सीज़न कैसा है। बरसात का सीज़न है तो आपको 3 से 4 से 5 दिन लग जाएंगे बाल को, मतलब आपको जो भी आपका ब्रिक है उसको सुखाने के लिए, है ना। उसके बाद जो आपका यहाँ पे है ना, तो ड्राई करने में, उसके बाद यहाँ पे ये आपका यहाँ पर हो गया ड्राइंग में, है ना। और अगर बाई चांस आपकी जो ब्रिक्स हैं, मतलब जो आपका सीज़न है वो नॉर्मल समर सीज़न है, तो वहाँ पे सन जो धूप है वो बहुत तेज़ होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो जो ब्रिक है वो बहुत जल्दी सूख जाएंगी। तो उसको मिनिमम आपको 3 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर रेनी सीज़न और फिर या तो विंटर सीज़न होगा तो आपको लगभग 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन में आप ब्रिक को ड्राई करेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं
नेक्स्ट इसमें उसने बताया था इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी रिमेंबर्ड इन कनेक्शन विद द ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला है आर्टिफिशियल ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें आप अगर बाई चांस देखो क्या होता है कि रेनी सीज़न होता है या फिर विंटर सीज़न है, तो जो आपकी ब्रिक्स है वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं हो पाएंगी, तो हम आर्टिफिशियल ड्राइंग भी करते हैं। तो हम बड़े बड़े चैम्बर्स बना देते हैं और ब्रिक को हम पूरे को वहाँ पर स्टैक कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उस रूम में हम वेंटिलेशन बनाते हैं और वेंटिलेशन से हम क्या करते हैं वहाँ पे जो भी आप ब्लोअर्स लगा रहे हैं तो वो आप लगा देते हैं वेंटिलेशन में। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटीरियर साइड में जो भी आपका रूम है, और वहाँ पे ब्रिक्स स्टैक करी हुई रखी हुई हैं, तो उसमें जो आप आर्टिफिशियल ड्राइंग कर रहे हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी ब्रिक को ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी कर रहे हो, आर्टिफिशियल कर रहे हो या फिर नेचुरल कर रहे हो ड्राइंग, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एयर सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अरेंजमेंट आपको ब्रिक का इस वे में करना है कि एयर ईजिली सर्कुलेट होता जाए। बीच में आपको गैप छोड़ना है ब्रिक्स के बीच में, जिससे कि एयर बीच में से पास होता जाए और ब्रिक जल्दी से ड्राई होती जाए। तो ये आपका सर्कुलेशन ऑफ एयर हो गया। फिर ड्राइंग यार्ड हो गया। अब आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी सरफेस के ऊपर आपने ब्रिक रख दी है और वो ड्राई होती जाएगी, नहीं, आपको उसके लिए एक यार्ड बनाना पड़ेगा। उसमें आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो बॉटम में जिस सरफेस के ऊपर आप ब्रिक रखने जा रहे हैं आप उसको कंक्रीट का बना दें। ठीक है, एक ऊपर थोड़ा सा एलिवेटेड बना दें, जिससे कि अगर उसमें से जो भी पानी निकलता है ब्रिक्स में से वो नीचे की तरफ बह जाए, और रेनी सीज़न है तो पानी भी एक्यूमुलेट ना हो वहाँ पे, है ना, वाटर एक्यूमुलेट ना हो। तो इसलिए हम वहाँ पर एक एलिवेटेड सरफेस बना देते हैं थोड़ा सा, और उसके ऊपर ब्रिक को स्टैक करते हैं। उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, उनको इस तरीके से उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, ऊपर एक शेड बनाते हैं। शेड इसलिए बनाया जाता है जिससे कि जो है ऊपर की जो ब्रिक्स हैं, टॉप सरफेस पे जो ब्रिक्स रखी हैं वो ओवर ड्राई ना हो जाएं, तो इक्वली ट्रांसफ़र होता रहे, जो भी आपका जो ब्रिक है वो इक्वली ड्राई होती रहे। तो ये हो गया आपका ड्राइंग यार्ड। फिर है पीरियड फॉर ड्राइंग। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको कितने पीरियड के लिए ड्राई करना है ब्रिक को, तो 3 से 10 दिन के लिए आपको करना होता है। अगर रेनी और समर सीज़न है तो आपको 3 से 4 से 5 दिन लग सकते हैं रेनी और विंटर सीज़न में। अगर समर सीज़न है तो रेनी और विंटर सीज़न है तो आपको 10 दिन लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन लगेंगे ना सूखने में। और अगर समर सीज़न है तो 3 से 4 से 5 दिन में आपका काम हो जाएगा, ब्रिक ड्राई हो जाएगी। अब है स्क्रीन्स क्या होती हैं इसमें, सीन दैट ब्रिक्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शेड आपको ऊपर से बनाना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर एक्सपोज कर दिए ब्रिक को सन रेस के अंडर में, सन के अंडर में, तो ब्रिक जो टॉप सरफेस पे जो ब्रिक्स रखी हुई हैं वो सारी ओवर ड्राइड हो जाएंगी, है ना, और अपना शेप चेंज कर लेंगी। तो इसलिए हमको प्रॉपर उस पर हीट आती रहे और ओवरऑल एक जैसी ब्रिक सूखे, तो मतलब ड्राई हो, तो हम वहाँ पर क्या अप्लाई कर देते हैं, हम वहाँ पर ऊपर शेड बना देते हैं। शेड आप कुछ का भी बना सकते हैं, है ना, तो वो शेड बना दिया जाता है। तो इसके कारण जो ब्रिक आपकी जो ड्राई हो रही हैं वो एक यूनिफॉर्म ड्राई होती हैं ब्रिक। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है बर्निंग। नेक्स्ट स्टेप होती है ड्राइंग के बाद बर्निंग की। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं ब्रिक को। तो बर्न करने के लिए आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए कि इनिशियली अपन 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जब बर्न जो टेम्परेचर जब इतना पहुँचता है, तो जो भी उसमें मटेरियल्स के बीच जो अभी आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वाटर फिल है वो सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपको 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आप उसको रीच करते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर रेज होता है तो जो आपकी ब्रिक होती है वो उसमें क्या होने लगती है, मोल्डिंग होने लगती है। ब्रिक में क्या होने लगता है, आपका मेल्टिंग भी होने लग जाता है और अपने शेप को चेंज करने लग जाती है, अगर आपने टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया तो बर्निंग के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप बर्निंग कैसे कर
कर रहे हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं। एक होता है क्लैंप और एक होता है किल्न। जो क्लैंप होता है वो आपका होता है टेम्पररी स्ट्रक्चर, और जो किल्न होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में आप ब्रिक्स को फिल करके ब्रिक को बर्न करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे वैसे क्लैंप ही पढ़ेंगे, किल्न नहीं पढ़ेंगे। तो ये बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है। किल्न और क्लैंप क्या होता है। क्लैंप आपने सबने देखा होगा कि जब भी आप इधर उधर से गुजरते हैं तो साइड में ब्रिक बनती है और उसमें से धुआं निकलता है। ब्रिक बहुत अलग अरेंजमेंट्स में जमी हुई रहती हैं। वो एक्चुअली ब्रिक क्या होने लगती है, ब्रिक उस समय बर्निंग हो रही होती है उस समय ब्रिक की। ठीक है, तो अब जो मेथड वो लोग यूज़ करते हैं ब्रिक बर्न करने का, वो मेथड होता है आपका काय का, वो मेथड होता है भट्टी वाला। भट्टी में आप ब्रिक को क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। तो इसलिए भट्टी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लैंप बोलते हैं। तो जो बॉटम सरफेस जो होता है क्लैंप का, वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, वो आपका 15 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड लेवल से वो इंक्लाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं, ब्रिक को हम इस पर्टिकुलर लिए हम उसको अप्लाई करते जाते हैं, जमाते जाते हैं। तो है ना, नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला है उसमें सबसे कम होगा, और जो लास्ट वाला मीन्स जो बॉटम वाला है, ग्राउंड सरफेस के पास वाला है, उसमें जो होगी वैल्यू, जो भी आप जिस वे में आप उसको अरेंज करोगे ब्रिक को, तो उसमें जो लेयर की जो हाइट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और धीरे धीरे करके टॉप में अपन जैसे ही ब्रिक को स्टैक करेंगे तो जो लेयर की हाइट है, फ्यूल की लेयर की हाइट, वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, है ना। तो हाइट जो है वो आपकी, वो जो हाइट तो इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन जो आप यहाँ पे लेयर्स हैं वो क्या करते जाएंगे, अपन डिक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वे में अपन ने क्लैंप का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपकी एडवांटेज ऑफ क्लैंप। तो the burning and the cooling of bricks are gradual in clamp, hence the brick produced are tough and strong. The burning of brick by clamp proves to be cheap and economical. No skilled labor and supervision are required for the construction and working of clamp. The clamp is not liable to injury from high wind or rain. There is considerable saving of fuel. नाउ डिसएडवांटेज में क्या है कि फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्लैंप। द ब्रिक आर नॉट ऑफ रेगुलर शेप, दिस मे बी ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ ब्रिक व्हेन फ्यूल नियर बॉटम इज बर्न्ड एंड टर्न टू एशेज। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. It is not possible to regulate fire in a clamp. Once it starts burning and the building are liable to uneven building. The quality of brick is not uniform. The brick need the bottom are overburnt and those near are underburnt. अब है टेस्ट ऑफ ब्रिक। तो टेस्ट जो ब्रिक के होते हैं वो होते हैं आपके टेस्ट ब्रिक के दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिए। एक फील्ड टेस्ट होता है और एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है। तो फील्ड टेस्ट जो होता है ब्रिक का, उसमें हमने 6 टेस्ट हमने पढ़ ली। यूनिफॉर्मिटी इन साइज, यूनिफॉर्मिटी इन कलर, स्ट्रक्चर, हार्डनेस, साउंड एंड स्ट्रेंथ। तो ये आपके जो टेस्ट होते हैं ये सब होता है आपका फील्ड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में हमको क्या पढ़ना है ब्रिक का, तो फर्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन साइज़। जो आपकी साइज़ है ब्रिक की जो आप लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसमें ब्रिक का साइज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो साइज़ है ब्रिक का वो चेंज हो रहा है, तो उसके कारण जब आप वॉल कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहाँ पे बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी इन साइज़ देखना है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन कलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे लाइट कलर दिख रहा है ब्रिक का, कहीं पे डार्क कलर दिख रहा है, तो इस वे में नहीं होना चाहिए। तो आपका यूनिफॉर्मिटी इन कलर होनी चाहिए। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में भी आपको जो यूज़ करना है वो फाइन ग्रेन का यूज़ करना है, कोर्स ग्रेन अवॉइड करना सही रहेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस में आप नेल से स्क्रैच करके देखते हो तो उस पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में आप क्या करते हैं, जो भी आपके एपिटस दिए हुए हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल वगैरह, है ना, तो वहाँ पे अपन साउंडनेस टेस्ट करते हैं अगर अपन केमिकली कर रहे हो। तो अगर अपन फील्ड टेस्ट में कर रहे हो तो आप 2 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टक करके देख लें। अगर मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है
तो इसका मतलब जो ब्रिक की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो ब्रिक की क्वालिटी है वो जो भी आप टेस्ट करने, हाँ ब्रिक की जो क्वालिटी है वो क्या है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्रिक। लेबोरेटरी टेस्ट चार टाइप से टेस्ट हमने बताए हैं, वैसे 3 मेन होते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड इफ्लोरेसेंस इफेक्ट टेस्ट। हम सबसे पहले देखते हैं, हम सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्रिक को आपको क्या करना है, 24 आवर्स के लिए ब्रिक को आपको वाटर में एब्जॉर्व करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसमें से वाटर में से उसको निकालेंगे, अच्छे से पोंछेंगे ब्रिक को, और उसके फ्रॉग में अपन क्या करेंगे, सीमेंट मोटार को फिल कर देंगे जिसका रेशियो 1:3 है। उसको हम उसमें हम आपने क्या किया, हाँ फ्रॉक में अपन इसको फिल कर देंगे, जो भी आपने मोटार तैयार किया है, या फिर आप सैंड भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, CTM मशीन है, उसमें हम इस ब्रिक को जो फ्रॉग जहाँ पे फ्रॉग है, जहाँ पे अपन ने मटेरियल फिल किया हुआ है, उसकी तरफ से वहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, लोड हमारे यहाँ मशीन में kg में अप्लाइड होता है। ठीक है, और हम उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से। जो एरिया होता है, जो भी एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है, जिसके ऊपर लोडिंग एक्ट करती है, वो फेस जो होता है वो अपन एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ये सैंपल मिल गया। अब सैंपल को आपने जो मोटार फिल किया उसको फिर से 24 आवर्स के लिए क्वेरिंग के लिए रख दो, उससे स्ट्रेंथ अच्छी आ जाएगी। उसके बाद फिर हम CTM मशीन से अप्लाई करेंगे लोड, तो उसके बाद फिर अप्लाई करने के बाद हमको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, किसकी, क्रशिंग स्ट्रेंथ पता चल जाएगी स्टोन की, तो ये ब्रिक की। तो आपको यहाँ से कुछ क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपको मिल गया है यहाँ से, और उसमें हमने कुछ लिमिट्स भी लिख ली हुई हैं जो हमने पहले ही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए पढ़ के रखी थी। अब एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करके देखना है। आपने जो भी आपके पास सैंपल था उसमें से 3 सैंपल को उठाया ब्रिक का, और उसको अपन ने उसको वेट कर लिया W1, और उसके बाद उसको हमने पानी में डाल के छोड़ दिया है 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट डे आएंगे तो पानी में से ब्रिक को निकालेंगे और उसकी सरफेस को अच्छे से अपन रब कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद फिर से वे कर लेंगे, W2 वाटर आ जाएगा। तो इस वे में आपको यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन का, W2 - W1 अपॉन W1 × 100। तो इसमें हमको W1 की वैल्यू मिल गई है, और उसमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद W1 W2 दोनों वैल्यू मिल गई है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू की पता चल जाएगी। नेक्स्ट है आपका इफ्लोरेसेंस टेस्ट। इफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है, आपको पता है कि आपकी जो क्ले है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसमें बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट प्रेजेंट रहती हैं, और कंपोजिशन भी हमने मेन कंपोजिशंस देखे थे। तो क्या होता है कि जो आपकी ब्रिक में जिस अर्थ से हम ब्रिक बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो हमने तो उससे को मोल्ड में फिल कर करके ब्रिक तो बना ली है, लेकिन जब हम उसके बाद उसके ऊपर जब साइड पे लेकर आते हैं ब्रिक को, और उसके ऊपर हम पानी स्प्रिंकल करते हैं, तो जो वाटर है वो अंदर तक चला जाता है ब्रिक के, और वहाँ से जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होती हैं उन सबको सॉल्ट्स को बाहर की तरफ लेकर आ जाता है, और पानी तो उड़ जाता है धूप की वजह से, लेकिन जो सॉल्ट रहता है वो ब्रिक के ऊपर जम जाता है वाइट कलर का। तो जो वाइटिश अपीयरेंस तो हो जाता है हमारे ब्रिक का, तो वो क्या कहलाता है, आपका इफ्लोरेसेंस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने कुछ रेंजेस यहाँ पे बता दी हैं, तो उस रेंजेस के अलॉन्गिंग हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि जो है वो उसमें किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो इस वे में हमने टेस्ट पढ़ लिए हैं, आपने पढ़ लिए फील्ड टेस्ट पढ़ लिए, फिर आपने इसके बाद ये पढ़ लिए, आपने यहाँ से लैब टेस्ट पढ़ लिए। तो ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद इनसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, है ना। तो जो आपका टेस्ट होगा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, तो इसलिए आप एक बार इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए बन रहे हैं वो सारे इसी से देख के बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।